नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो नए टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे थे और इनमें एक चैप्टर है आपका भविष्य के कौशल और ई-गवर्नेंस। ये कंप्यूटर का ही टॉपिक है आपका और इसको आज से हम लोग कंप्लीट करेंगे, यानी इसके जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको देखेंगे, ठीक है? इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ, मैं आपको 2 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो इसकी मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और साथ ही साथ इन्हीं मॉक टेस्ट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के डिटेल्ड वीडियोज़ इनको आपको अगर अटेम्प्ट करना हो, देखना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा वीपीओ के लिए ही 65 अंकों का जो कंप्लीट बैच है, थ्योरी बैच जिसमें पंचायती राज शामिल है, जैसे 45 आपके पंचायती राज के हैं और 20 आपकी योजनाएँ होंगी, यानी 20 नंबर की योजनाएँ और 45 अंकों का पंचायती राज। तो इस 65 अंकों को कंप्लीट कवर करने के लिए अभी आपका बैच शुरू हुआ है वीपीओ के लिए, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो और इसका भी बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टॉपिक है आपका भविष्य के कौशल और ई-गवर्नेंस। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आईएफएससी ये कोड क्या है? आईएफएससी कोड के बारे में पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। हाँ, ठीक है। दूसरा कह रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ये। क्या इसका नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है? भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड है? आप कहोगे हाँ, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है। अब देखो आईएफएससी से 3-4 बातें आप याद रखो, ताकि अगर अंदर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप बता सको। आईएफएससी ध्यान देना। इसे कहा ये क्या है? तो आप बताओगे यह एक अल्फा न्यूमेरिक अल्फान्यूमेरिक कोड है, ठीक है? इसका अगर पूरा नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? इंडियन फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी हिंदी में कहे तो भारतीय भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड ये इसे कहा जाता है हिंदी में। अच्छा मुझे बताओ ये जो आईएफएससी कोड है इसका अगर प्रयोग करना चाहो तो सामान्यतया इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? दरअसल इस कोड का हम क्या कहें इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इस्तेमाल होता है एनईएफटी में। साथ ही साथ आपने आरटीजीएस का नाम सुना होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और ऑनलाइन पेमेंट के लिए या हम कहें ऑनलाइन फंड के लिए। इन जगहों पर ऑनलाइन फंड, आरटीजीएस, एनईएफटी यहाँ पर ऑनलाइन फंड को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है? क्वेश्चन हमारा ये नहीं, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो आईएफएससी कोड है, ये कितने डिजिट होते हैं इसमें? प्रश्न बताओ मुझे। कितने डिजिट का होता है? आप बताओगे 11 डिजिट का कोड है। 11 डिजिट का यह कोड होता है। अच्छा, ये जो 11 डिजिट हैं, 11 डिजिट का कोड होता है और जो किसी भी बैंक की विशिष्ट शाखा की पहचान के बारे में ये जारी किया जाता है। अब मुझे ये बताओ ये 11 अक्षर हैं, ठीक है? 11 अक्षर को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने इन 11 अक्षरों में पहले 4 अक्षर लिए। पहले 4 अक्षर, ये किसको संबोधित करते हैं? तो ये पहले अक्षर 4 जो होते हैं, वो बैंक के नाम को दर्शाते हैं और जो 5वां अक्षर होता है, 5वां अक्षर, ये होता है ज़ीरो, ज़ेड-ई-आर-ओ, ज़ीरो, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाते हो जो बैंकिंग के होते हैं, बैंकिंग में कंप्यूटर आती है, तो वहाँ जब आप लगाओगे, तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन्स कई बार पूछा गया है, इस तरह ये रिपीट किया गया है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए देखो 4-5 ये कितने हो गए? 5वां और चौथा ये 5 और यानी कि 4 एक 5 टोटल हो गए 5 अक्षर। अभी बचे कितने हैं? 6 तो ये बचे अंतिम 6 जो अंतिम 6 अक्षर होंगे या हम कहें अंतिम 6 अंक होंगे, ये क्या दर्शाते हैं? ये जो अंतिम 6 अंक होते हैं, ये बैंक ब्रांच की जानकारी को दर्शाते हैं। बैंक ब्रांच की जानकारी को दर्शाते हैं और ध्यान दो, ये जो अंतिम 6 होते हैं, ये हमेशा संख्या होते हैं। ये हमेशा संख्यात्मक मान होगा, ठीक है? तो ये 11 डिजिट का कोड है, पहले 4 अक्षर बैंक का नाम को डिनोट करते हैं। 5वां जो अक्षर होता है, वो हमेशा याद रख लो, रट लो इसको, 0 होता है और जो अंतिम के 6 अक्षर होते हैं,
वो हमेशा अंकों के रूप में दर्शाए जाते हैं जो कि बैंक ब्रांच की जानकारी को डिनोट करते हैं। वापस आ जाओ। हाँ, आईएफएससी कोड क्या है? तो इसका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। चेक की वैधता अवधि ये कितनी होती है? जो चेक होता है, चेक, इसकी वैधता अवधि कितनी होती है? तो आप बताओगे इशू डेट से 3 महीने तक इसकी वैधता अवधि रहती है। चेक के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा और मैं भी थोड़ी जानकारी दे दूं जो आपकी आपकी परीक्षा के लिए हाँ महत्वपूर्ण है। ये जो चेक है ये क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपसे परिभाषा पूछूं कि ये चेक क्या है तो आप क्या बताओगे? कैशलेस भुगतान, यानी कि रुपए पैसे का भुगतान इसमें नहीं होता है, इसमें कैशलेस भुगतान होता है। तो कैशलेस भुगतान का एक व्यापक रूप होता है। तो कुल मिला के कैशलेस भुगतान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चेक का। अगर हम आपसे सीधा सा सवाल पूछें कि मुझे बताओ टाइप्स ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ चेक्स, ये मुझे बताओ कितने प्रकार की होती है? तो आपने इसके कई सारे प्रकार पढ़े होंगे। जैसे मैं कुछ प्रकार आपको लिखता हूँ। ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक्स, जैसे बियरर चेक, नाम सुना है? बियरर चेक्स, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक आपने नाम सुना होगा, ओपन चेक। तो और भी कई सारे प्रकार होते हैं इसके, ये कुछ प्रकार होते हैं। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बताओ कि इसकी वैधता की तिथि क्या होती है? इससे संबंधित 3-4 प्रश्न हैं या 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। जैसे कोई भी बैंक या हम कहें कोई भी जो बैंक चेक होती है, अगर आप उसको भुगतान कराने जा रहे हो, तो भुगतान कराने से कोई भी बैंक चेक का भुगतान कराने से मना करेगा, ठीक है? ये अगर मना करेगा तो ये किन परिस्थितियों में मना करता है? ध्यान से समझो। कोई भी बैंक किसी भी चेक का भुगतान करने से मना करता है तो वो किन परिस्थितियों में मना करता है? ये परिस्थितियाँ कौन-सी हैं? जैसे सबसे पहली कंडीशन है, जो भी उसमें तारीख दी होगी चेक में, तारीख का उल्लेख, जो भी कॉलम होगा तारीख का, अगर वहाँ पर तारीख का उल्लेख ना हो, तो फिर बैंक चेक के भुगतान करने से मना कर सकती है। ठीक है? दूसरी कंडीशन, उत्तर दिनांकित, उत्तर दिनांकित चेक पहले ही प्रस्तुत अगर कर दी जाए, पहले ही प्रस्तुत की जाए, इस स्थिति में भी बैंक चेक के भुगतान करने से मना कर सकती है। तीसरी कंडीशन, कोई चेक है, चेक पर जो तारीख लिखी होती है, जिसे हम कहते हैं लिखी हुई तारीख, चेक पर जो भी तारीख लिखी होती है, उस तारीख से, ध्यान देना ये वाला पॉइंट, तारीख से 3 माह का अगर समय बीत जाए, तो भी बैंक चेक के भुगतान करने से मना कर सकती है। ठीक है? और चौथी कंडीशन क्या होती है? चौथी कंडीशन होती है, अगर खाता धारक का खाता बंद हो चुका हो, बंद हो जाए, तो भी हाँ, चेक का भुगतान नहीं होगा, बैंक मना कर देगा। तो बैंक चेक के भुगतान करने से किन-किन कंडीशंस में मना कर सकती है, ये 4 कंडीशंस याद रखो। बाकी होती तो कंडीशंस बहुत हैं, लेकिन आपके मतलब की ये महत्वपूर्ण है और ये चारों महत्वपूर्ण हैं। तारीख का उल्लेख अगर ना हो, तो फिर हाँ, मना कर देगा। उत्तर दिनांकित चेक पहले से ही अगर प्रस्तुत कर दी जाए, तब भी मना कर देगा बैंक। और चेक पर लिखी तारीख से 3 माह का समय अगर बीत जाए, ये ध्यान दो, 3 माह से समय ज़्यादा बीत जाए, तो फिर बैंक मना कर सकती है। खाता धारक का खाता बंद हो जाए, तब भी बैंक मना कर सकती है। ठीक है? वही आपसे पूछा गया था, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? कितने समय तक आपको उसको भुना लेना है? तो आप बताओगे जैसे ही जिस डेट को इश्यू होगी, 3 महीने तक आपको उसे भुनाना होगा। ठीक? नेक्स्ट देखो, डीएफटी का पूरा नाम क्या है? डीएफटी का मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। अच्छा, डीएफएस का मतलब क्या होता है? इन्हीं टूल्स के द्वारा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ये है डीएफएस, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, कह रहा है कि किस मोबाइल वॉलेट से नकद भुगतान संभव है? काफी इजी है। कौन सा मोबाइल वॉलेट है जिससे नकद भुगतान संभव हो पाता है? ओपन वॉलेट है, सेमी ओपन वॉलेट है, सेमी क्लोज्ड वॉलेट है, या फिर क्लोज्ड वॉलेट है, या फिर नन ऑफ दीज है? ये पूछ रहा है आपसे। आप बताओगे ओपन वॉलेट। ये मोबाइल वॉलेट होता क्या है? देखो, सबसे पहले आप इस शब्द को पकड़ो, मोबाइल वॉलेट।
अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ मोबाइल वॉलेट क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे वर्चुअल यह एक वर्चुअल वॉलेट है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताओ, आप कहोगे यह ई कॉमर्स मॉडल पर मॉडल का, या हम कहें ई कॉमर्स मॉडल का एक रूप है। अच्छा, इसके क्या प्रकार होते हैं? तो सामान्यतया ये 3 प्रकार का पाया जाता है। और ओपन वॉलेट भी इसे या हम कहें इसका एक प्रकार ओपन वॉलेट होता है। ओपन वॉलेट, इसका एक प्रकार होता है क्लोज्ड वॉलेट, इसका एक प्रकार होता है सेमी क्लोज्ड वॉलेट। आपसे पूछा गया है कि कौन सा मोबाइल वॉलेट है जिसमें नकद भुगतान संभव हो पाता है? तो नकद भुगतान संभव करने के लिए ये ओपन वॉलेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन वॉलेट, ठीक है। इसकी क्या खूबी होती है? खूबी इसकी ये होती है कि सामान्यतः इसका प्रयोग सीधे बैंक या फिर तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। अच्छा, ठीक है। और क्या काम करता है? और काम ये करता है कि ये को खाते में खाते में जो भी इनके पास जमा धनराशि होती है, जमा धनराशि को नकद निकालने की अनुमति देता है ये ओपन वॉलेट। तो हम लिख सकते हैं कि ग्राहकों को खाते में जो जमा राशि होती है, जमा राशि को नकद निकालने की अनुमति देता है। ठीक है? यानी कि वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में, कह रहा था कि नकद भुगतान संभव करता है। तो यही है नकद भुगतान संभव करने वाला ओपन वॉलेट। नेक्स्ट देखो, यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? यूटीआर क्या होता है? यूटीआर होता है यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस, क्या ये सही है? या यूनिट ट्रांसमिशन रेफरेंस, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा पहला। यूटीआर होता क्या है? इसके बारे में समझो पहले। यूटीआर, क्या बोलेंगे इसको? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। अच्छा, यूटीआर आपने, अच्छा अगर आप मैं कैसे समझाऊं, अगर आप कोई ऐप इस्तेमाल करते होंगे, तो कभी कभी ऐसा देखा है कि आपने कोई पैसा भेजा, मान लो 10,000 रुपए आपने किसी को भेजे, ठीक? और वो पेमेंट आपके बैलेंस से, आपके अकाउंट से कट हो गई। इस स्थिति में जिसको आपने भेजा था वहां तक वो पैसा नहीं पहुंचा, आपकी पेमेंट फंस गई। फिर आपके पास एक मैसेज आता है कि आप 48 घंटे का इंतजार करें, इसके बाद आपका पेमेंट वापस हो जाएगा। इस स्थिति में अगर पेमेंट वापस नहीं होता है, तब फिर आप जाते हो किनके पास? कस्टमर रिलेशन ऑफिसर्स के पास, जो एसबीआई या फिर किसी भी बैंक के बैठे होते हैं। आप वहां कस्टमर केयर के पास फोन करते हो। वो अधिकारी फिर आपसे बातचीत करता है और आपसे मांगता है यूटीआर नंबर। यूटीआर नंबर कभी आपने देखा है? आपके साथ हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है? तो हाँ, तो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझो। ये जो कस्टमर अधिकारी बैठा है, ये यूटीआर नंबर मांगता है। और यूटीआर नंबर का केवल और केवल एक ही संदर्भ में इस्तेमाल होता है। उस समय इसको जारी किया जाता है जब दो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन होता है। ध्यान दो, यूटीआर नंबर उस स्थिति में जारी किया जाता है जब दो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन होता है। और कभी-कभी जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो ये जो ग्राहक सेवा अधिकारी है, जिसे आप कस्टमर केयर कहते हो, ये यूटीआर मांगता है और आपका पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन का चेन होती है, वो इसे पता चल जाती है। यूटीआर को ट्रांजैक्शन नंबर या फिर हम कहें रेफरेंस नंबर भी कहा जाता है। ठीक है? तो यहाँ से 3-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लो। सबसे पहले, इसे क्या अन्य नाम दिए जाते हैं? तो इसे कहोगे आप, यूटीआर को ट्रांजैक्शन नंबर भी कहा जाता है और इसे रेफरेंस नंबर भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शन नंबर कह लो और रेफरेंस नंबर कह लो, ये यूटीआर नंबर है। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ठीक? अब ज़रा यहाँ पर आओ। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा आपने कोई पेमेंट ऑनलाइन की, पेमेंट फँस गई। इसके बाद कस्टमर से आप बात करते हो, कस्टमर केयर अधिकारी से। वो फिर आपसे यूटीआर नंबर माँगता है। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो यूटीआर है, ये कब जारी होता है? आप कहोगे यह उस समय जारी किया जाता है
जब दो बैंकों के बीच क्या हो? ट्रांजेक्शन हो। ट्रांजेक्शन हो। ये बात आप समझ पाए? अच्छा, तो कभी-कभी ऐसी भी कंडीशन आती होगी कि आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल भी होता होगा। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। तो जब कभी आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाए, ठीक है? फ़ेल हो जाए, तो ग्राहक अधिकारी या ग्राहक सेवा अधिकारी या फिर आप कह लो कस्टमर केयर आपसे यूटीआर नंबर ही माँगता है और इसी के आधार पर वो आगे कंप्लेंट कर देता है, ठीक है? तो कुल मिला के ये जो यूटीआर नंबर है, इसमें हम एक लाइन लिख सकते हैं, क्या? इसकी मदद से इसकी मदद से फंड ट्रांसफर जो हमने किया है, फंड इसकी मदद से जो हमने फंड ट्रांसफर किया है, फंड ट्रांसफर के स्टेटस का पता लगाया जाता है। पता लगाया जाता है। बात समझ पाए? फिर से समझो, मैंने क्या बताया? यूटीआर क्या है? यह उस समय जारी किया जाता है जब दो बैंकों के बीच ट्रांजैक्शन हो और कभी-कभी जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ग्राहक सेवा अधिकारी आपसे यूटीआर नंबर मांगता है। उसी के आधार पर फिर वो आगे कंप्लेंट करता है और ये जो यूटीआर नंबर है, ये हमें मदद करता है फंड ट्रांसफर के स्टेटस को पता करने में। ठीक है? यूटीआर नंबर सामान्यतया 2 अंकों या हम कहें 2 प्रकार से इनको डिफाइन किया जाता है। जब भी कभी एनईएफटी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। जब भी कभी एनईएफटी में यूटीआर नंबर की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर यूटीआर नंबर 16 अंकों का होता है। 16 अंकों का। और इसके बाद आरटीजीएस का आपने नाम सुना होगा। आरटीजीएस में अगर आपसे पूछे यूटीआर नंबर कितने अंकों का होता है, आप बताओगे 22 अंकों का। ठीक है? अब ये जो 16 अंकों का यूटीआर नंबर है, इसको थोड़ा-सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अंक हैं 16, ठीक? ध्यान देना। इसमें 16 जो अंक हैं, इनको आप डिवाइड करो थोड़ा-सा। शुरू के 4 अंक ले लो, शुरू के 4 अंक, ठीक? ये जो शुरू के 4 अंक हैं, ये किनको डिनोट करते हैं? ये किनको निर्देशित करते हैं? तो ये जो शुरू के 4 अंक होते हैं, वो जो रुपए भेजता है, ये भेजने वाले के बैंक के आईएफएससी नंबर को दर्शाते हैं। अच्छा, शुरू के 4 अंक हो गए। अब जो अगला अंक है, अगला 1 अंक, ठीक? ये किसको दर्शाता है? तो आप बताओगे जो अगला 1 अंक है, ये जिस सर्वर से आप भेजते हो, उस सर्वर को दर्शाता है या हम कहें उस सर्वर की जानकारी को संदर्भित करता है। अर्थात इस्तेमाल किए गए किए गए सर्वर की जानकारी देता है, ठीक? तो कितने हो गए टोटल? 4 1 5 हो गए। अब आगे के ले लो 2 अंक, अगले 2 अंक। जब आप अगले 2 अंकों को लेते हो, तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं साल के लास्ट 2 डिजिट। साल के लास्ट 2 डिजिट का मतलब जैसे 2024 है तो वहाँ 24 लिखा होगा, 2010 है तो वहाँ 10 लिखा होगा, 2009 है तो वहाँ 09 लिखा होगा, ऐसे। ये जो अगले 2 अंक हैं, ये साल के लास्ट 2 डिजिट को दर्शाते हैं। इसके बाद अगले 3 अंक को लो, उसके बाद अगले 3 अंक, ये किसे दर्शाते हैं? जो अगले 3 अंक हैं, ये जूलियन दिन को दर्शाते हैं। जूलियन दिन की संख्या को दर्शाते हैं। बचे कितने अंक? 4 1 5 5 2 7 7 3 10 और 16 अंक लेने हैं, तो बचे 6। अर्थात जो अंतिम 6 अंक होते हैं, अंतिम 6 अंक, ये किसे दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं जो लेन-देन की क्रम संख्या होती है। लेन-देन की क्रम संख्या को दर्शाते हैं, ठीक है? लेन-देन की क्रम संख्या को दर्शाते हैं। इसमें आप इस तथ्य को याद रखो, ये शुरुआत के जो 2 पॉइंट्स हैं। ये जो यूटीआर कोड है, अगर आपसे सीधा सवाल पूछ ले यूटीआर कोड में शुरू के 4 अंक निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं? तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है, ठीक है? और बाकी यूटीआर के बारे में मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। इसका पूरा नाम क्या होता है? कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? क्लियर बात? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर होगा पहला। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्या नहीं किया जाता है?
लेन देन के लिए आवेदन आप कर ही सकते हो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। खाते से नकद रुपया कैसे निकाल लोगे? ये तो गलत हो गया भाई। भाई इंटरनेट बैंकिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हो और आप कह रहे हो इंटरनेट के माध्यम से मैं हार्ड कैश निकाल लूं। संभव है क्या? नहीं। ठीक है। हाँ, उसके लिए फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो खैर ये वाला गलत हो जाएगा। खाते का विवरण भी आप देख सकते हो, हाल ही के ट्रांज़ैक्शंस को आप देख सकते हो, लेकिन ये वाला कथन आपका गलत सॉरी ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? इंटरनेट बैंकिंग में सुरक्षा किससे होती है? आप सुरक्षित रहते हो किससे? पासवर्ड से या आप अपने यूज़र नेम से? बोलो भाई, या आप अपने यूज़र एड्रेस से? आप सुरक्षित रहते हो पासवर्ड से। इसीलिए पासवर्ड की व्यवस्था की गई है। तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, भारतीय रुपए का चिन्ह, ये जो भारतीय रुपए का चिन्ह है, ये रुपया ऐसे लिखा जाता है, ये है चिन्ह, ठीक है? इसे कब मान्यता मिली है? 2009 में, 10 में, 12 में या फिर 15 में? आप बताओगे 2010 में। देखो, यहाँ से 2-3 बातें याद रखना। यहाँ से 2-3 बातें ऐसे याद रखना कि जो ये अपना चिन्ह है, ये, इसको सबने देखा होगा, ठीक है? ये जो अपना चिन्ह है रुपए का, भारत सरकार ने इसे कब स्वीकारा है? प्रश्न मेरा ये है, भारत सरकार ने इसे कब स्वीकारा? तो आप बताओगे 10 नहीं है, 15 है। 15 जुलाई 15 जुलाई 2010 में। 15 जुलाई 2010 को इसको स्वीकारा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रुपया का चिन्ह है, इसे बनाया किसने है? इसे बनाया किसने है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे आईआईटी बम्बई के थे, या हम कहें मुंबई। आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इनका नाम है डी उदय कुमार। इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। सही उत्तर हो जाएगा 2010। 9 में हो, एक प्रवेशक का खतरा तब अधिक होता है जब एक प्रवेशक का खतरा तब अधिक होता है जब ग्राहकों के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन हो। ग्राहकों के लिए कठिन होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी बाजार के लिए भी, ये तो गलत हो गया। ग्राहक बाजार में आसानी से प्रवेश करें, लेकिन जो प्रतिस्पर्धी होंगे उनमें कंपटीशन रहना चाहिए। दूसरा पढ़ो, प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन हो, अब ये आसान नहीं होगा। प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश आसानी से करें और ग्राहकों की भी उपलब्धता ठीक ठाक हो। ठीक है, तो नए प्रवेशकों का खतरा तब अधिक होता है, कब अधिक होता है? जब जितने भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे वो बाजार में जब आसानी से प्रवेश करेंगे, तो फिर जो नए प्रवेशक होंगे उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। और ग्राहकों के लिए बाजार में प्रवेश करना आसान हो, केवल इससे काम नहीं चलेगा। ये तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे किसको छोड़कर सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य हैं? सभी इंटरनेट 2 के लक्ष्य कौन-कौन से हैं? राष्ट्रीय अनुसंधान समुदाय के लिए एक अग्रणी, अत्यंत उच्च नेटवर्क क्षमता का निर्माण करना, ठीक है? इंटरनेट से सेंसरशिप खत्म करना, ये इंटरनेट 2 का लक्ष्य नहीं है, ये तो गलत हो गया। क्रांतिकारी इंटरनेट अनुप्रयोगों को सक्षम बनाना, हाँ, ये भी ठीक है। व्यापक इंटरनेट समुदाय में नई नेटवर्क सेवाओं और अनुप्रयोगों का तेजी से स्थानांतरण सुनिश्चित करना, ये सारे सही है। बी वाला गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, ये शब्द आया पैसा पे, इसका नाम सुना है आपने? पैसा पे की सुविधा ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है ebay.com.in। देखो, पैसा पे, पैसा पे, ये क्या है? अगर मैं एक सीधा सा सवाल आपसे पूछूं, मुझे बताओ, पैसा पे की सुविधा ये कौन देता है? तो आप बताओगे ebay.com.in, ये पैसा पे की सुविधा देता है। अच्छा, ये पैसा पे है क्या? एक मुझे सीधी सी सरल आंसर बता दो, सीधी सी लाइन में। तो आप कहोगे ये जो पैसा पे है, पैसा पे यह ई-बे की ऑनलाइन ऑनलाइन भुगतान सेवा है। और ध्यान दें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पैसा पे किसकी ऑनलाइन भुगतान सेवा है? तो आप बताओगे ई-बे की। ठीक है, ये करता क्या है? दरअसल पैसा पे ये क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंक, इनके हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान को आसान बनाता है, पैसा पे। वापस आओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ebay.com। इसको बिल्कुल रट लीजिए, पैसा पे किसकी सुविधा है? ईबे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नई और विघटनकारी
वेब सुविधा या फिर वेब सेवा है? कौन है नई और विघटनकारी वेब सेवा या फिर वेब सुविधा? इसे कहा जाता है एक्सएमएल, इसे अंतर या फिर सीडीएमए। सीडीएमए भी नहीं है, ये ब्लॉग है, ब्लॉग। अच्छा, ये जो ब्लॉग है, इसमें 2 बातें याद रखो आप। ब्लॉग, जब आप इस ब्लॉग को देखोगे, तो आपको इसमें 2 शब्द नज़र आएँगे। एक तो नज़र आएगा वेब, एक नज़र आएगा वेब और एक नज़र आएगा लॉग, ठीक है? अर्थात ये किसका संक्षिप्त रूप है? यह संक्षिप्त रूप है किसका? वेब लॉग का। वेब लॉग का यह एक संक्षिप्त रूप है। अच्छा, ये करता क्या है? क्या है ये वास्तव में वेबलॉग? तो आप कहोगे यह ऐसी वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट है जिसमें जिसमें सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें व्यवस्थित किया जाता है और साथ ही साथ सूचनाओं को अपडेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक बात और याद रखना कि इसमें जब भी कभी जानकारी दी जाती है, तो ये कालानुक्रमिक जानकारी होती है। उल्टे क्रम में जानकारी मिलती है। जो सबसे नई पोस्ट होती है, वो सबसे ऊपर होती है और जैसे-जैसे आप नीचे जाओगे, आपको पोस्ट के जो पोस्ट हैं, वो बाद में नज़र आएँगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसमें नवीन पोस्ट होती है, वो सबसे पहले दिखाई पड़ती है। तो इसी को कहा जाता है कालानुक्रमिक उल्टा क्रम। देखो, यह उल्टे कालानुक्रमिक उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में जानकारी उपलब्ध कराती है, जानकारी देती है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि इसमें नवीन पोस्ट, नवीन का मतलब नई, इसमें नवीन जो पोस्ट होगी, पोस्ट पहले दिखाई पड़ती है, पहले दिखाई पड़ती है, ठीक है? वापस आओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉग। वेब ब्लॉग का ये संक्षिप्त रूप है। 13 में आओ, कह रहा है कि व्यावसायिक रणनीति और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है? उपयोगी सुरक्षा तंत्र के बारे में आपसे पूछ रहा है, कूट लेखन है, डिक्रिप्शन है, फायरवॉल है या फिर उपयुक्त सभी है? सुरक्षा तंत्र, ध्यान दें, इस शब्द को पकड़ें। आपको सुरक्षा कहाँ-कहाँ से मिलती है? आपको मिलती है कूट लेखन से, एन्क्रिप्शन से। आपको मिलती है डिक्रिप्शन से। आपको मिलती है फायरवॉल से। ये सारे के सारे सही हो जाएँगे। इन शब्दों का अर्थ समझो। जब आप इनका अर्थ समझोगे, तो फिर चीज़ें और आसान होंगी। जैसे मैंने लिखा कूट लेखन, ठीक है? कूट लेखन और इसी को कहा जाता है एन्क्रिप्शन। ये कूट लेखन या फिर एन्क्रिप्शन क्या है? तो आपसे मैं अगर पूछूँ कि सिंपल सी भाषा में बताओ ये क्या है? तो आप कहोगे यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सूचना को जिसके द्वारा सूचना को गुप्त कोड में बदला जाता है, ठीक है? किसी भी सूचना को गुप्त कोड में बदला जाता है, एन्क्रिप्शन के द्वारा या हम कहें कूट लेखन के द्वारा। सूचना के जो एन्क्रिप्टेड या हम कहें एन्क्रिप्ट और एक और शब्द आपने पीछे सुना था डिक्रिप्शन यानी डिक्रिप्ट। ये जो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, इसकी एक साइंस होती है जिसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। इसको भी ध्यान रखो, ठीक है? अच्छा, एक शब्द और आपने सेकंड ऑप्शन में देखा, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन, ये क्या होता है डिक्रिप्शन? तो ध्यान दो, अभी आपने क्या किया था? अभी आपने जो इन्फॉर्मेशंस थी आपके पास, उसको गुप्त कोड में बदला था। इसका मतलब आपने डेटा को एन्क्रिप्ट किया। अब डिक्रिप्शन में क्या होता है कि जो एन्क्रिप्टेड डेटा है, उसको अब फिर से मूल रूप में आप बदल रहे हो। अर्थात डिक्रिप्शन का मतलब क्या होगा? एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्शन या हम कहें एन्क्रिप्टेड लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एन्क्रिप्टेड डेटा को उसके या हम कहें मूल रूप में परिवर्तित करना परिवर्तित करना। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है डिक्रिप्शन, ठीक है? और अगर आपसे पूछे एक नोट बना के, अगर आपसे सीधी सी लाइन में पूछे कि मुझे बताओ एन्क्रिप्शन का विपरीत प्रक्रिया क्या होती है? विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो आप क्या बताओगे? अभी एन्क्रिप्शन आपने पीछे देखा, उसी का ठीक उल्टा डिक्रिप्शन हुआ। तो एन्क्रिप्शन की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डिक्रिप्शन। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है? तो कुल मिला के ये जो दोनों शब्द अभी मैंने चर्चा किया, कौन-कौन से? एन्क्रिप्शन और एक और मैंने चर्चा किया डिक्रिप्शन। इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन सिस्टम को लागू करने के कारण क्या है? इनका इस्तेमाल होता है गोपनीयता में। ये दोनों समझ गए आप? ठीक है? और ये आपसे पूछा था गोपनीयता मतलब सुरक्षा तंत्र। इसका इस्तेमाल कौन-कौन करता है? डिक्रिप्शन भी करता है और कूट लेखन अर्थात एन्क्रिप्शन भी करता है। अब आई फायरवॉल की बारी। अब जरा फायरवॉल को भी समझ लो। फायरवॉल, ठीक है? फायरवॉल क्या करता है? ये भी गुप्त जानकारी यानी कि आप कहो तो ये गोपनीयता का काम करता है ये भी। अर्थात हम कह सकते हैं यह एक कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। क्या काम करता है? ये गेटवे के रूप में आप इसको देख सकते हो और जितनी भी निषिद्ध वेब गतिविधियां होती हैं, उनके प्रबंधन का कार्य ये करता है। अर्थात निषिद्ध जो वेब गतिविधियां होती हैं, वेब गतिविधियों के प्रबंधन का कार्य करता है। प्रबंधन का कार्य करता है। तो ये तीन के तीनों मैंने आपको बताए। कूट लेखन यानी एन्क्रिप्शन ये भी गोपनीयता का काम करता है अर्थात सुरक्षा तंत्र का काम करता है। डिक्रिप्शन ये भी गोपनीयता का काम करता है अर्थात सुरक्षा तंत्र का काम करता है। और फायरवॉल ये भी गोपनीयता का काम करता है अर्थात सुरक्षा तंत्र। तो ये चार के चारों सॉरी ये तीन के तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है? 14 में आ जाओ। 14 कह रहा है किसे छोड़कर निम्नलिखित में से सभी 2G वायरलेस फोन प्रौद्योगिकियों के उदाहरण है। CDMA है, WCDMA है और ये हो गया आपका TDMA या फिर GSM। तो आओ देखो, सबसे पहले लिखा था CDMA। इनका पूरा नाम याद रखना। पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल मल्टीपल एक्सेस। अच्छा, ये लिखा था TDMA। ये क्या है? इसे कहते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक्सेस। ठीक है? अब एक और शब्द लिखा था। कौन सा? WCDMA। CDMA को तो पूरा नाम आपको पता है क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मल्टीपल एक्सेस। ये लेकिन W का पूरा नाम क्या है? W का मतलब होता है वाइड बैंड वाइड बैंड। अर्थात हम इसको पूरा क्या लिख सकते हैं? वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक और शब्द लिखा था GSM। ये क्या है? GSM का पूरा मतलब होता है सिस्टम फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो 15। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तंत्र से संबंधित नहीं है? कूट लेखन। अभी मैंने सुरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ाया था आपको, पीछे चलो जरा। कूट लेखन सुरक्षा तंत्र से संबंधित है ये। डिक्रिप्शन और फायरवॉल ये तीनों हैं। यहाँ पर आओ कूट लेखन, ये वही है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन भी ये नहीं भी है, लेकिन ई कैश ये नहीं है। ई कैश क्या है? वास्तव में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कैश का मतलब होता है कैश। अर्थात ये क्या है? यह एक डिजिटल मनी उत्पाद है। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने अपने जो नए चैप्टर्स है भविष्य के कौशल और ई गवर्नेंस इससे संबंधित किए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे और चलते-चलते वीपीओ के लिए मॉक टेस्ट की श्रृंखला और साथ ही साथ 65 अंकों का बैच कंप्लीट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और आप वहाँ से इसको जॉइन कर सकते हो। ठीक है? इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य जॉइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।